Good morning everyone. This is MOHD OVAIS ALAM MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो पहले हम देख लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है, जो उसका फिजियोलॉजी पार्ट है। तो फिजियोलॉजी पार्ट में इसमें क्या होता है, एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक में यहाँ पर क्या होती है, मसल होती है, क्योंकि ये जंक्शन है नर्व और मसल का। तो यहाँ पर क्या होता है, जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कोई इम्पल्स आता है, तो जैसे ही इम्पल्स आएगा तो यहाँ पर एक चैनल होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ये ओपन हो जाता है और कैल्शियम की एंट्री अंदर हो जाती है। और जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होती है, यहाँ पर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कैल्शियम का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो यहाँ पर जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स थे उसके अंदर बहुत सारी वेसिकल्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एसिटिलकोलिन भरा हुआ होता है। तो कैल्शियम के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये फ्यूज़ कर जाती हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और ये जो दोनों के बीच में स्पेस है जिसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उस स्पेस में रिलीज़ हो जाती है और फिर ये जाके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी मसल पर जाकर एक्ट करती है, जहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये रिसेप्टर याद करने कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन पर। तो ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इससे रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे पहला डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे ही इम्पल्स आया लेकिन ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है इसमें अगर ब्लॉकेज हो गया, ये नहीं खुल रहा है, तब भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको क्या कहते हैं, ईटन सिंड्रोम यानी लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। वहीं उसी तरह से दूसरे कोज हो सकता है कि यहाँ पर एसिटिलकोलिन रिलीज़ तो हो रहा है लेकिन वो आकर जो इसके रिसेप्टर हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तब भी दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरी कोज हो सकता है कि यहाँ पर एसिटिलकोलिन आया लेकिन उसको जगह ही नहीं मिली बाइंड करने के लिए, रिसेप्टर से कुछ और चीज़ पहले से बाइंड की हुई है, तब उस केस में हम कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। तो जो निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, इसके अगेंस्ट क्या हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाती हैं बॉडी के अंदर। तो जो एंटीबॉडी होती है वो आगे इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगी, और जब एंटीबॉडीज बाइंड कर जाएंगे तो जैसे भी एसिटिलकोलिन रिलीज़ होगा उसको यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा बाइंड करने के लिए, तो वो यहाँ पर स्पेस बीच में रहेगा और यहाँ पर फिर होता है एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज। एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज क्या करता है, कुछ देर के बाद जो एसिटिलकोलिन है उसको डिग्रेड कर देगा, तो यहाँ पर एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो एसिटिलकोलिन है अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर एंटीबॉडी बन जाती है। अब ये जो एंटीबॉडी होती है यानी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हमारे इम्यून सिस्टम ने कुछ एंटीबॉडी बनाई हैं जो आके एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला बताया था क्या, अगर कैल्शियम चैनल में कोई डिसऑर्डर हो गया तब उसको कहते हैं लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, जहाँ पर एंटीबॉडी बन जाती है कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। दूसरा होता है कॉन्जेनाइटल माइस्थेनिक सिंड्रोम। ये क्या होता है, एबनॉर्मल कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है, जो एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर है इसमें कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन आगे बाइंड नहीं कर पाता और जो एक्शन है उसका प्रोड्यूस नहीं होता है। अगला है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस अभी हमने देखा, क्या ऑटोइम्यून एंटीबॉडी बन जाती हैं निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। अगला आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या मतलब होता है कि एक ब्रॉड एरिया में क्या रिप्रेजेंटेशन है उस डिजीज़ का, किस एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। तो जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन है वो माइस्थेनिया ग्रेविस हमें देखने को मिलता है 20 to 30 ईयर्स, और ज़्यादातर देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, और 50 to 60 ईयर्स में ज़्यादातर मेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या कहलाता है, बाईमोडल। बाईमोडल मतलब इसकी लाइफ टाइम में दो पीक आ रही है, एक है 20 to 30 और दूसरा है 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज में। अगला आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जो माइस्थेनिया ग्रेविस है इसका इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। इटियोलॉजिकल मतलब होता है कोज बेस्ड, मतलब किस कोज की वजह से जो माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है उसकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। पहला है एक्वायर्ड ऑटोइम्यून। एक्वायर्ड ऑटोइम्यून मतलब जो मोस्ट कॉमन माइस्थेनिया ग्रेविस है वो होता है एक्वायर्ड ऑटोइम्यून, यानी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी हैं एसिटिलकोलिन जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट में, जो एंटीबॉडी जाकर वहाँ पर बाइंड कर जाती है। अगला है ट्रांजिएंट नियोनेटल माइस्थेनिया ग्रेविस। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, जो कुछ टाइम के लिए रहे सिर्फ। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर कोई माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव मदर है तो उसका जो बेबी होगा उसमें चांसेस हैं, 20% चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ एंटीबॉडी जो निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बाइंड करती हैं वो प्लासेंटा के थ्रू उस फीटस में आ जाएंगी, उस न्यूनेट में आ जाएंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ समय के लिए वहाँ पर उसको माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिल सकती है, और जैसे ही वो एंटीबॉडी रिलीज़ हो जाएंगी ब्लड से तो इसके जो सिम्टम्स है माइस्थेनिया ग्रेविस के खत्म हो जाएंगे। तो ये दूसरा हो गया ट्रांजिएंट नियोनेटल माइस्थेनिया ग्रेविस। अगला है CMS मतलब कॉन्जेनाइटल माइस्थेमिक सिंड्रोम।
इसमें क्या होता है, जो रिसेप्टर्स हैं उनकी एनाटॉमी चेंज हो जाती है, यानी रिसेप्टर डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगला क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कुछ ऐसे ड्रग भी हैं जिनकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। तो बहुत बार एमसीक्यू पूछ लेते हैं इन ड्रग्स के नाम पर। तो ये है मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता है, डीप पेनिसिलिन में देखने को मिलता है, क्यूरेयर ड्रग में देखने को मिलता है, अमाइनोफाइलिन में देखने को मिलता है, क्विनिन में देखने को मिलता है, और इसके साथ ही हमें प्रोक्वाइनामाइड में देखने को मिलता है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखने को मिलता है। ये है ड्रग इंड्यूस्ड, यानी अगर किसी सब्जेक्ट में ये ड्रग्स की थेरेपी चल रही है तब चांसेस हैं कि उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगी। तो सबसे पहला आता है इसमें आप क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, यानी अगर कोई पेशेंट हमारे पास आएगा माइस्थेनिया ग्रेविस का तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहला जो उसमें साइन हमें देखने को मिलेगा वो है मसल वीकनेस। तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हमें मोस्टली देखने को मिलती है। तो दो तरह की मसल्स होती है ना, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल मसल यानी जो हमारी एक्सियल स्केलेटन है उसके बराबर वाली जो मसल्स हैं उसमें ज़्यादातर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, यानी जो जॉइंट्स के अराउंड है, जैसे यहाँ पर शोल्डर जॉइंट या हिप गर्डल के अराउंड जो भी मसल्स हैं उसमें मोस्टली देखने को मिलती है। इसमें जो मोस्टली मसल्स इन्वॉल्व होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, वो होती है एलपीएस, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस। एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स उसके बाद आती हैं, प्रोक्सिमल ग्रुप ऑफ मसल्स यानी जो जॉइंट्स के पास हैं, शोल्डर और हिप गर्डल के अराउंड जो मसल्स हैं। फिर फेशियल मसल्स आती हैं और नेक एक्सटेंसर्स मसल आती हैं। फिर अगला जो इसमें सबसे ज़्यादा मसल देखने को मिलती है वो है एलपीएस और एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। तो जो आईलिड होती है वो ड्रूप रहती है इन पेशेंट्स के अंदर। और डिप्लोपिया का मतलब होता है कि डबल विजन देखने को मिलता है। अब इन सब में भी अगर हम बात करें कि एक हॉलमार्क क्या है, हॉलमार्क का मतलब होता है एक डिस्टिंक्ट फीचर हमें क्या देखने को मिलेगा अगर हम उसको कहें माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये होता है फटीगेबिलिटी, यानी उसमें फटीग देखने को मिलेगा उसके मसल्स के अंदर। और इसमें डायगोनल वेरिएशन देखने को मिलता है। डायगोनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये जो है उसमें वेरिएशन हमें वीकनेस के अंदर मिलेगा, यानी जैसे जैसे हम मसल्स को यूज़ करते रहते हैं तो वीकनेस जो है वो बढ़ती रहती है। इसको कहते हैं डायगोनल वेरिएशन। अगर हम मसल्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें उसकी जो वीकनेस है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। फिर अगला आता है कोग्निशन। तो अगर कोग्निशन देख लेंगे तो अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है वो NMJ का डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ न्यूरॉन्स हैं कोग्निशन में। CNS में जितने भी हैं सब मसल्स हैं, नर्व्स हैं सॉरी। और सेंसरी में भी टोटल न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पर भी ये भी अनअफेक्टेड रहेंगे। सेरेबेलम इसमें भी पूरी न्यूरॉन्स हैं तो ये भी अनअफेक्टेड रहेगा। तो हमें जो सिम्टम्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले हैं सिर्फ वही देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ होती है स्नैरलिंग फेस। स्नैरलिंग फेस का मतलब होता है कि जिस तरह से जो माइस्थेनिया ग्रेविस में मोस्टली हमें देखने को मिलता है यही पूछ लिया जाता है। तो जैसे डॉगी अगर मान लीजिए एक दूसरे डॉगी को देखता है तो जिस तरह से वो उस पर चिल्लाता है तो उस टाइम पर जो उसका फेस अजीब सा बनता है उसको कहते हैं स्नैरलिंग फेस। अब उसके बाद अगर हमें एग्जामिनेशन करना है कि ये जो केस हमारे पास है वो माइस्थेनिया ग्रेविस का ही है या किसी और चीज़ का है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे टोसिस, यानी उस पेशेंट के अंदर टोसिस बायलैटरल हो सकती है, सिमेट्री प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। फिर देखेंगे प्यूपिल। तो जो प्यूपिल है वो उसका स्पेयर्ड रहेगा, प्यूपिल में कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बल्क मसल क्या होता है, जो मसल का साइज वगैरह है वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा शॉर्ट टर्म में। और अगला आता है DTR यानी डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो DTR यहाँ पर भी नॉर्मल रहेगा और सेंसरी तो ऑलरेडी नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये NMJ का प्रॉब्लम है। अगला आता है जब हमने एग्जामिनेशन कर लिया उसे हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पर टोसिस हो रही है, प्यूपिल्स जो है स्पेयर्ड हैं, डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स नॉर्मल है, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ माइस्थेनिया ग्रेविस का केस हो सकता है। फिर उसके बाद हम उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे, तो पहला जो इन्वेस्टिगेशन है वो है आइस पैक टेस्ट। आइस पैक टेस्ट में क्या करते हैं, हम आइस को अप्लाई करते हैं, आइस पर अप्लाई करते हैं क्या, आइस जो आँखें हैं वहाँ पर हम बर्फ़ का कुछ पैक लगा देंगे 2 से 5 मिनट के लिए। तो जैसे ही हम आइस का पैक लगाएंगे आइस पर, आँखों पर, तो जो सिम्टम थे उसके टोसिस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। पहले क्या होगी, ड्रूपिंग आईलिड, तो ड्रूपिंग आईलिड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और अगले 30 मिनट तक वो नॉर्मल रह सकती है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि पहले टोसिस हो रही थी, अगर हमने बर्फ़ का टुकड़ा उस पर कुछ देर के लिए लगाया फिर वो नॉर्मल हो गया 2 से 5 मिनट के बाद, इसका मतलब यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। अगला टेस्ट होता है एड्रोफोनियम टेस्ट, इसी को टेंसिलोन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जो इंक्रीमेंटल डोज देते हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, डोज हम बढ़ाते रहेंगे। पहले शुरुआत में 2 मिलीग्राम पर IV देंगे, तो इसकी डोज जो है फिर अगली बार जो डोज देंगे फिर बढ़ा देंगे, फिर अगली बार जो डोज देंगे फिर बढ़ा देंगे, तो बढ़ाते रहेंगे इस डोज को। उसको किस चीज़ की, एड्रोफोनियम की डोज को, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डोजेज। तो एड्रोफोनियम की अगर डोज देंगे तो इसमें क्या होता है, अगर एड्रोफोनियम की डोज देने के बाद मोस्टली हमें देखने को इसका इंप्रूवमेंट मिल जाता है 15 से 20 मिनट के बाद। अगर 15 से 20 मिनट बाद उसके सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं इसका मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस का केस है। और अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होते हैं और ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये जो केस था वो था कोलिनर्जिक क्राइसिस का। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है, जो
यहाँ पर भी हमें सिम्टम सेम देखने को मिलते हैं। हम एग्जामिनेशन करेंगे, वहाँ पर भी मसल वीकनेस पेशेंट बताएगा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पेशेंट आया है तो माइस्थेनिया ग्रेविस का है या कोलिनर्जिक क्राइसिस का है? तो हम ये एड्रोफोनियम टेस्ट करेंगे। अगर एड्रोफोनियम टेस्ट के बाद उसमें सिम्टम्स का इंप्रूवमेंट आता है 15 से 20 मिनट में, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस था। और अगर वर्सन हो जाती है, कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो इसका मतलब है वहाँ पर कोलिनर्जिक क्राइसिस हैं। और इसके साथ ही अगर हम एड्रोफोनियम नहीं देना चाहते हैं तो उसकी जगह न्यूस्टिगमिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1.5 मिलीग्राम देते हैं। और IM इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस देते हैं इसको। इसमें प्री मेडिकेशन क्या होता है, मतलब जो एड्रोफोनियम टेस्ट करेंगे तो उससे पहले हमें एट्रोपिन देना पड़ेगा 0.6 मिलीग्राम IV। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हम एड्रोफोनियम दे रहे हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर भी एक्ट करेगा। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट ना करे, उसका इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो, उसके लिए हम एट्रोपिन देते हैं। और यहाँ पर जो कोलिनर्जिक क्राइसिस था उसमें क्या होता है, जो NM रिसेप्टर है यानी जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसका ओवर स्टिमुलेशन होता है। और सिम्टम्स हमें उसमें भी सेम मिलते हैं, यानी मसल वीकनेस देखने को मिलती है। उसके बाद अगला जो टेस्ट आता है वो है RNST, रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। तो रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट में क्या होगा, हम फैटिगेबिलिटी चेक करेंगे उसकी। तो इसमें हम क्या करते हैं 2 to 5 हर्ट्ज स्टिमुलेशन, यानी पर सेकंड 2 to 5 स्टिमुलेशन देते हैं नर्व को, और उसमें कंबाइंड मसल एक्शन पोटेंशियल को प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अगर जो पहले नॉर्मल कंबाइंड मसल एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, अगर रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन के बाद 10% या उससे ज़्यादा कम आता है, इसका मतलब ये माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। और अगर एक स्पेसिफिक मसल फाइबर के लिए करते हैं, स्पेसिफिक मसल फाइबर इलेक्ट्रोमायोकार्डियोग्राम, तो इसमें ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है एज़ कम्पेयर टू RNST, यानी रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है सिंगल फाइबर वाला। लेकिन इसको मोस्टली करते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेबर और एक्सपेंसिव भी होता है, तो मोस्टली RNST करते हैं। अगला जो टेस्ट आता है जो हम करते हैं, अगर ये सब सिम्टम्स हमें बता रहे हैं, टेस्ट बताते हैं कि हाँ माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, उसके बाद हम करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट यानी ब्लड सैंपल का टेस्ट लेंगे, और इसमें हर एक स्टेप जो है अपने आगे बताएगा कि हमें किधर की तरफ ट्रीटमेंट चलाना है। तो इसलिए सीरोलॉजिकल टेस्ट हमें करने ही होते हैं अगर कोई माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट आता है। तो पहला है एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, यानी एक ऐसी एंटीबॉडी जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर वहाँ पर आकर बाइंड कर रही है। तो ये 80% जो केसेस होते हैं जनरल माइस्थेनिया ग्रेविस के, उसमें देखने को मिलता है, और 50 to 60% जो ओक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस है। अब इसमें दो तरह की आ गई माइस्थेनिया ग्रेविस भी, जनरल माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ओक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो जनरल माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, उसमें सिम्टम्स हमें जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं उनके देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ फेस की मसल भी। लेकिन अगर मोस्टली ओक्यूलर मसल जो आई के आसपास की मसल है, अगर बहुत बार ऐसा होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में उन्हीं का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है रादर देन द प्रॉक्सिमल मसल्स, जो बाकी हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो उसको कहते हैं ओक्यूलर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो 80% जनरल माइस्थेनिया ग्रेविस के केसेस में क्या होता है सीरो, और इस टेस्ट को सीरो पॉजिटिव कहते हैं, अगर एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी वहाँ पर हमें मिलती है तब। अगला आता है अगर ये निगेटिव है, यानी अगर एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी अब्सेंट है, तब हम ये दूसरा टेस्ट करेंगे एंटी मस्क एंटीबॉडी। जो एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी के टेस्ट में अब्सेंट बचे थे उनमें 40% चांसेस होते हैं कि वो एंटी मस्क एंटीबॉडी के लिए प्रेजेंट हों, पॉजिटिव होंगे। अब क्योंकि ये सीरो निगेटिव था तो अब यहाँ पॉजिटिव था, अगर ये निगेटिव निकला तो हम इसको भी क्या नाम देंगे, सीरो निगेटिव माइस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ पर हम एंटी मस्क एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है एंटी, अगर ये भी निगेटिव है, मान लीजिए किसी पेशेंट में हमने टेस्ट किया और उसके सिम्टम्स तो बता रहे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, लेकिन एंटी मस्क भी निगेटिव था और जो एसिटिलकोलिन भी रिसेप्टर एंटीबॉडी रिसेप्टर जो एंटीबॉडी थी वो वहाँ पर एब्सेंट थी, यानी सीरो निगेटिव था वहाँ पर भी और यहाँ पर भी सीरो निगेटिव। तो इस केस में हम इसको कहते हैं सीरो डबल निगेटिव। सीरो डबल निगेटिव यहाँ पर, यानी उसमें एंटी मस्क एंटीबॉडी भी एब्सेंट है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं एंटी लाइपोपॉलीसेकेराइड 4 रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी LP4R एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। और इसमें अगर ये पॉजिटिव रहता है, अगर माइस्थेनिया ग्रेविस का केस होगा फिर तो ये पॉजिटिव होना ही है, क्योंकि उसके बाद कोई और टेस्ट बचता नहीं। तो 3 एंटीबॉडी का हम मोस्टली टेस्ट करते हैं। कौन कौन सी एंटीबॉडी हैं, पहली है एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, अगर वो पॉजिटिव इसका मतलब सीरो पॉजिटिव, अगर वो एब्सेंट इसका मतलब सीरो निगेटिव। फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे एंटी मस्क एंटीबॉडी जो 40% पेशेंट में हमें देखने को मिलती है पॉजिटिव। फिर उसके बाद अगर वो भी निगेटिव है तब हम करेंगे एंटी लाइपोपॉलीसेकेराइड 4 रिसेप्टर एंटीबॉडी, जिसको हम कहते हैं डबल निगेटिव माइस्थेनिया ग्रेविस। और इन टेस्ट की बेस पे हम जो ट्रीटमेंट है उसको आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है। अब जो 80% केसेज हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, उसमें थाइमिक एबनॉर्मलिटी मिलती है। थाइमिक मतलब जो थाइमस है उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी। अब एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती है, 70% केस में हाइपरप्लेजिया और 10% में थाइमोमा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एबनॉर्मलिटी, थाइमिक एबनॉर्मलिटी हो क्यों रही है, क्योंकि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है, एंटीबॉडी बन रही है खुद के खिलाफ, और एंटीबॉडीज़ का जो मैचुरेशन है, जो टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन है वहाँ पर हो रहा है थाइमस के अंदर।
तो इसलिए यहाँ पर हमें थाइमिक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती हैं और हम इसमें करते हैं थाइमेक्टोमी। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के कुछ केसेस में हम करते हैं थाइमेक्टोमी, यानी 80% केसेस में। क्यों, कब करते हैं? अगर सीरो पॉजिटिव माइस्थेनिया ग्रेविस है तभी हम थाइमेक्टोमी करेंगे और तभी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर हम थाइमेक्टोमी अदरवाइज़ करते हैं सीरो निगेटिव में, तब हमें कोई भी इंप्रूवमेंट पेशेंट में नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। हमें पता लग गया कि हाँ ये था माइस्थेनिया ग्रेविस का केस, उसके बाद हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीट करने के लिए क्या है, पहली चीज़ हम यूज़ करते थे एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर। हमने क्या देखा था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एसिटिलकोलिन था वो बचा रह रहा था और यहाँ पर एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज था। एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज क्या कर रहा था, इसको डिग्रेड कर रहा था, इसको डिग्रेड कर रहा था। अगर हम एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर का यूज़ करें, यानी जो एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज को इनहिबिट करे, तो ये अपना एक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पर एसिटिलकोलिन बचा रहेगा। एसिटिलकोलिन बचा रहेगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो वो रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि जो रिसेप्टर थे उन पर तो पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, मतलब बाइंड की हुई है, तो अब एसिटिलकोलिन बढ़ भी रहा है तो अब हमें सिम्टम में रिलीफ क्यों मिलेगा, ये क्यों ट्रीटमेंट बन गया? क्योंकि जो रिसेप्टर थे उन पर पहले ही एंटीबॉडी बनी हुई थी। अब नए रिसेप्टर कुछ बन जाएंगे जो खाली होंगे, उन पर डायरेक्ट आते ही क्या होगा, एसिटिलकोलिन बाइंड कर जाएगा और हमें एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर हैं वो है पहला नियोस्टिगमिन, जिसको ओरली दे सकते हैं 15 मिलीग्राम एवरी 3 to 4 आवर देना पड़ता है, और अगर पेरेंटल दे रहे हैं तो 0.5 to 2.5 मिलीग्राम देते हैं। अगली ड्रग है पायरिडोस्टिगमाइन, जिसको पर ओरली 30 to 60 मिलीग्राम देते हैं एवरी 4 to 8 आवर। मैक्सिमम इसकी जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर पहुंचती है वो 1500 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं हम इसको। अब अगर इन दोनों ड्रग में पूछे कि कौन सी बेस्ट ड्रग है, तो इसमें जो बेस्ट ड्रग है वो है पायरिडोस्टिगमाइन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमें एवरी 4 to 8 आवर देनी होगी और इसमें 3 to 4 आवर, तो एक दिन में इसमें कम से कम हमें 6 डोजेज़ देनी होंगी। और इसमें अगर देखें तो 3 से 4 डोजेज़ में हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, मतलब एक दिन में कम डोजेज़ देनी पड़ेंगी, वहाँ पर फ्रिक्वेंटली हमें डोजेज़ देनी पड़ेंगी। अगला है स्टेरॉइड्स भी हम दे सकते हैं, जो हेल्पफुल होती है, रिकमेंडेशन है, स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। अगला इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून एंटीबॉडी बन रही है तो साइक्लोस्पोरोनिन, साइक्लोफॉस्फामाइड भी दे सकते हैं। ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट। अगला आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, हमने देख लिया। अब आता है माइस्थेनिक क्राइसिस। तो क्या डिफरेंट होता है बिटवीन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड माइस्थेनिक क्राइसिस? तो कभी कभी जो माइस्थेनिक ग्रेविक पेशेंट हैं उसमें कभी कभी जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो भी नहीं कर पाता पेशेंट। सडन वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इन माइस्थेनिक ग्रेविक पेशेंट रिक्वायरिंग वेंटिलेशन सपोर्ट, यानी कोई माइस्थेनिक ग्रेविस का पेशेंट था और उसकी जो कंडीशन है वो एकदम से ख़राब हो गई, वो इतनी ख़राब हो गई कि उसको वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको कहते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या है, हमें इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। इंट्यूबेशन मतलब ट्यूब डालेंगे उसकी, ताकि वो सही से अपना वेंटिलेशन कर पाए और उसमें उसको वेंटिलेशन पर रख देंगे। और यहाँ पर जो एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर थे हम उसको रोक देंगे अभी, क्योंकि अभी जब इतनी इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें पहले इंट्यूबेशन करेंगे, इसको तो बाद में ही कर सकते हैं, अभी तो बेड पे बैठा हुआ है, उसको कुछ काम थोड़ी करना है, तो पहले जो अपना बॉडी है वो उसको बचाए, तो हम इसको एसिटिलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर को रोक देंगे। अगला आता है आइडेंटिफाई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, और इस केस में हम देखेंगे कि उसका जो मेन कॉज है, जो रेस्पिरेटरी फेलियर का कॉज बना है वो क्या है, फिर उसको ट्रीट करेंगे। जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है एक्यूट फेब्रिल इलनेस, यानी जो पैथोजेनिक कॉज है हमें देखने को मिलता है। अगला माइस्थेनिक ग्रेविस के बाद आता है डिफरेंस बिटवीन माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो माइस्थेनिक क्राइसिस में क्या होता है, हमें मायोसिस देखने को नहीं मिलती है। मायोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोज, मतलब जो आयरिश है वो बहुत छोटा होगा, और कोलिनर्जिक क्राइसिस में हमें देखने को मिलता है। अगला आता है स्लज। स्लग क्या होता है, सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, यूरिनेशन, डायरिया एंड इमेसिस। ये एब्सेंट होता है माइस्थेनिक क्राइसिस में और प्रेजेंट होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस में। टेंसिलोन टेस्ट, अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है टेंसिलोन टेस्ट के बाद, इसका मतलब माइस्थेनिक क्राइसिस, और अदरवाइज अगर वर्सन हो रही है कंडीशन, इसका मतलब क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। फिर आता है लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। हमने क्या देखा था, एक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है उसको कहते हैं लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। और इसमें मोस्टली एसोसिएटेड क्या होता है, लंग कार्सिनोमा से एसोसिएटेड होता है, जिसको कहते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। इस केस में हमें देखने को मिलती है। वीकनेस जो है, यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर वीकनेस जो है वो दूर हो जाती है। इसके लिए जो हम नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं, नर्व कंडक्शन, इसमें कंबाइंड मसल एक्शन पोटेंशियल जो है ऑन रिपीटेड स्टिमुलेशन क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे, जो मान लीजिए ये प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ पर ये मसल, हमने बार बार स्टिमुलेशन दिया, बार बार स्टिमुलेशन दिया। अब जो इसका कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल था, उसमें अगर थोड़ा थोड़ा भी कैल्शियम आएगा तो मल्टीपल स्टिमुलस से कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर एसिटिलकोलिन रिलीज़ हो जाएगा, वो आके अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से तो इन लोगों में क्या होता है, जो सुबह को उठेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे दिन पूरा बढ़ेगा शाम में आके एकदम नॉर्मल लगने लगेंगे।
और जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या था, उल्टा था, जैसे जैसे काम करते जाएंगे क्योंकि जो एसिटिलकोलिन इन इसके बीच में था वो यूज़ होता रहेगा और बाकी एसिटिलकोलिन जो है वो एक्ट नहीं कर पाएगा इसके बीच में, तो यहाँ पर कंडीशन वर्स होती रहेगी, यानी वीकनेस बढ़ती रहेगी माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में विद एक्सरसाइज। और विद एक्सरसाइज कंडीशन जो उसकी वीकनेस है वो घटेगी लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में। तो यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिंड्रोम। जितने भी डिसऑर्डर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड हैं, इन सब के अगर नोट्स चाहिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF दे दूँगा नोट्स की। तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू।